गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे इंडियन थॉट, है ना। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा कि स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड, मित्र, यानी सात सिद्धांत राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, ये सातों अंगों से मिलकर राज्य का निर्माण किया गया है। आज जो पढ़ रहे हैं वो राज्य का कार्य क्षेत्र, यानी राज्य के अंदर क्या क्या कार्य क्षेत्र राजा का बताया गया है। मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है कि राज्य के दायित्व में मनु ने प्रजा रक्षण एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। समाज की व्यवस्था को राज्य में समाज की व्यवस्था के लिए राजा का निर्माण किया है। प्रजा निरंजन की परिधि में मनु ने राज्य द्वारा संपन्न की जाने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित भी किया गया है, जिसमें सबसे पहला है प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण बताया गया है कि मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख क्या माना है, कर्तव्य माना गया है। कि ग्रंथ में कहा गया है कि प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। यानी जिस राज्य में प्रजा होगी तभी राजा का निर्माण माना गया है, और जहाँ पे यदि प्रजा है तो वहाँ पे किसकी, राजा की उत्पत्ति की गई है, और वो उसको क्या करेगा, राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्तियों के जीवन में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रति ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई है। ब्रह्मा के द्वारा राज्य की रचना की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर आपस में अराजकता फैलती है तो उसको आपस में व्यक्ति इस तरह से उसको सोल्व नहीं करते हैं। उसके लिए एक उस राज्य में प्रजा की रक्षा के लिए एक राजा का होना अति आवश्यक बताया है। राजा का प्रथम कर्तव्य जो माना गया है वो राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना ही माना है। कि प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रजा रक्षण का ही राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु अनिवार्य मान लिया गया है। यानी राजा की रक्षा ही प्रजा की रक्षा ही राजा का निर्माण माना गया है। मनु राज्य के अपार्धिक प्रवृत्ति लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को दंड का अवलंबन लेने का परामर्श भी दिया गया है। यदि कोई भी प्रजा यदि अपने हिसाब से किसी कार्य को करता है और वह राज्य को कोई नुकसान पहुंचाता है तो राजा को ये भी अधिकार दिए गए हैं कि वह उस व्यक्ति को दंडित करेगा। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड का सदैव उद्यत रखना चाहिए, ठीक है ना, व्यक्ति, क्योंकि दंड की व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु उद्यत कराता है। मनु का कहना है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। यानी शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो निर्बल व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसके लिए दंड का होना अति आवश्यक बताया गया है, ताकि निर्बल व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर सके। एवं राज्य के अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि को भी समाप्त किया जा सकता है, किससे, दंड से। तो इसीलिए सर्वोपरि प्रजा रक्षण के साथ साथ में राज्य में राजा को दंड का भी प्रावधान दिया गया है कि यदि निर्बल व्यक्तियों के ऊपर जो धनवान व्यक्ति हैं वो यदि अत्याचार करते हैं तो उसके लिए दंड का होना अति आवश्यक बताया गया है। दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो है लोक कल्याण। मनुस्मृति में प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। यानी प्रजा की रक्षा के लिए किसको महत्व माना गया है, राज्य को महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया, सौंपा गया है। और प्रजा के लिए 4 पुरुषार्थ कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की स्थापना करने को राज्य को महत्वपूर्ण दायित्व को सम्मिलित किया गया है। चारों पुरुषार्थों को की सिद्धि के राज्य के कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि यह प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को समाहित कर लेता है। मनु ने यह भी कर्तव्य माना है कि वह धन एवं भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, रक्षित को की हर संभव प्रयास द्वारा वृद्धि करे एवं होने वाली अभिवृद्धि को सुपात्रों में वितरण कर दे। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। यानी मनु ने राजा को बताया है
कि अपने राज्य के अंदर प्रजा किस तरह से सुखी है दुखी है, यह दायित्व है राजा का ही है। समय समय पर मंत्रियों से परामर्श लेकर के उन दुखों को दूर करे, सुख हो तो उसमें अपनी अनुभूति महसूस करें। विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की संबंध व्यवस्था करते रहे। मनु का मानना है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान भी दे। राज्य का ही कर्तव्य बताया गया है, यानी राज्य का ही कर्तव्य बताया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आवश्यकता के अनुसार उनको अनुदान भी दें। तो ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना मनु विशिष्ट आवश्यक माना है, ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और परलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन में कर सके। यानी मनु का कहना है कि ब्राह्मण को सबसे उच्च उसमें माना था, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी बुद्धि है, जो भी मतलब बौद्धिक ज्ञान है वो ब्राह्मणों में है, इसलिए उनको क्या राजकीय अनुदान देना आवश्यक माना है, जिससे वह अपने राज्य का कल्याण कर सके। अगला जो कार्य क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, यानी अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया गया है। मनु व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है और वह प्रजा को भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास धन बहुत सारा है तो वह अनावश्यक लुटाता रहे, नहीं, इसके लिए भी सुनिश्चित करना राज्य का ही कर्तव्य माना गया है। मनु ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि भाई उनसे मतलब उनका दिल दुखा के उनके पास है नहीं पैसा, फिर भी राजा क्या करेगा, उससे कर वसूल करेगा, नहीं, न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करें। मनु का यह भी कहना है कि राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेना तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है। यानी बिना मतलब किसी भी प्रजा को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके अनुसार ही कर लेने का, प्रजा पर करों का अनावश्यक भार डालने का मनु ने परामर्श दिया है। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति शासक को सतर्क करते हुए उससे यह भी अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट करना, अधिक मूल्य लेना, तोलने में कमी करना, तो इस तरह से प्रजा की रक्षा करें। इस तरह का यदि है तो उसमें राजा को उस ऐसी मतलब ये आर्थिक अपराध जो करता है उनको अपराध देने का राजा का कर्तव्य बताया गया है। अगला जो है वह है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। सामाजिक व्यवस्था के अंदर निर्वाह करना मनुस्मृति में बताया गया है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व ही माना गया है कि किस तरह से समाज में व्यक्तियों को व्यवस्थित ढंग से निर्वाह उनका किया जाए। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे कि कौन से व्यक्ति के साथ में किस तरह से जीवन यापन चलाने के लिए क्या उनके ऊपर मतलब वे समाज में उसके प्रति निर्धारित कर्तव्य होते हैं, उनकी पालना भी कौन करेगा, राज्य के द्वारा ही बताई गई है। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। ग्रंथ में व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापन व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने राज्य का यह भी प्रमुख दायित्व बताया गया है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करें। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार से राज्य को नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को राजा को पूर्ण तरह से क्या है, उसको अधिकार है कि उस व्यक्ति को बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज के समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। तो इसलिए व्यक्ति को अगली जो कार्य क्षेत्रता बताई वो सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन बताया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए और वह स्व धर्म का पालन हेतु बाध्य करे, जिससे कि वह क्या करे, समाज का रक्षा कर सके। अगला जो है न्याय की व्यवस्था, अगला कार्य क्षेत्र बताया गया है वो न्याय की व्यवस्था।
यानी हर व्यक्ति के साथ में न्याय है वो समान रूप से होना चाहिए। मनुस्मृति में भी न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य बताया गया है। मनु ने यह भी कहा है कि राज्य अपनी दंड शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है एवं राज्य उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं में उल्लंघन को भी रोकता है। मनु के अनुसार कहना है कि यह राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है कि समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते हैं। तो यही है कि मनु का भी और यही मानना है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से एवं विचारपूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं। यानी उनके साथ में अनावश्यक रूप से उनके साथ में न्याय नहीं करना चाहिए। उनकी आवश्यकता के अनुसार न्याय किया जाएगा तो उस राज्य में रहने वाली प्रजा प्रत्येक क्या रहेगी, प्रसन्न रहेगी। परंतु इससे के विपरीत यदि इसका संव्यवहार अनुचित रीति से लाभ तथा लोभ या प्रलोभ के आधार पर किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। यानी किसी भी प्रकार से यदि न्याय का किसी को धन के द्वारा खरीदा जाता है कि नहीं इन्होंने ये कार्य किया है और उन्होंने किया नहीं है और राजा उनके प्रति क्या करता है, उसके प्रलोभन में आ जाता है। लेकिन ऐसा प्रलोभन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक प्रजा के साथ में एक जैसा व्यवहार करके न्याय करना राजा का कर्तव्य मनु ने बताया है। मनु यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में उच्चता की प्रवृत्ति स्वाभाविक है कि अतः दंड का भय ही व्यक्तियों को न्याय और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रख सकता है, यानी चला सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर यदि भय नहीं होता है तो वो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं करेगा, ये संभाविक है। भय नहीं, भय के बगैर प्रीत नहीं होता है। तो भय व्यक्ति को राज्य में मनु ने बताया है कि व्यक्तियों के द्वारा भय उत्पन्न करना अति आवश्यक है कि यदि ऐसा कार्य आप गलत करोगे राज्य के प्रति या किसी भी नागरिक को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचाओगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो इसलिए उस भय और दंड के कर्तव्य पे चलते हुए कोई भी नागरिक है वो अपने मतलब जो कार्य है उनको पूर्ण रूप से करेगा, किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएगा। अगला जो है वो है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह है। मनु ने राज्य के दायित्व की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था भी की है कि यानी प्रशासनिक व्यवस्था है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग व्यक्तियों का कार्य होगा तो हर व्यक्ति को किसी भी कार्य से वंचित नहीं रखा जाएगा और वह पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगा। तो मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि प्रशासन व्यवस्था कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर भी समुचित नियंत्रण रखेगा। यानी ये कर्तव्य भी किसका है, अधिकारी लोग हैं, ये अपने कर्मचारी अधिकारी हैं, अपनी मनमर्जी से कार्य को ना करें, इसके नियंत्रण में रखने का कार्य भी राजा का ही मनु ने बताया है। सुनिश्चित करें कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्व को निष्ठापूर्वक पालन करते रहें और इस तरह से बताया है कि प्रजा है वो अपने कार्य को निष्ठापूर्वक समाज में दायित्व से निभाए, पालन करते रहें और शक्तियों का दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित ना करें। यानी प्रजा को किसी भी तरह से दुखी ना करें, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। यदि इनको किसी भी तरह से कार्य को सौंपा है तो वह नियंत्रण में रहकर के अपने कार्य को करेगा और यदि नहीं करता है तो ये क्या है, किसका कार्य है, ये प्रजा को राजा का ही अधिकार है कि कर्मचारी अधिकारियों पर क्या करेगा, समुचित नियंत्रण रखेगा। अगला कार्य क्षेत्र है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। मनु का यह भी कहना है कि संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि मान्यता यह है कि अंतरराज्य संबंधों के द्वारा सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा के बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। यानी प्रजा का यह भी एक, राजा का यह भी एक कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमणों से बचा करके अपनी प्रजा की रक्षा करे। ये है मनु ने राज्य का कर्तव्य बताया।